हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, है ना। तो कंटिन्यूटी में कुछ सिलेक्टेड थ्योरम्स हैं, जिनमें से पहली थ्योरम है थ्योरम नंबर 1, सम कॉमा डिफरेंस कॉमा प्रोडक्ट एंड कोशेंट of two continuous functions is again a continuous function. बहुत ही बेसिक सी थ्योरम है। मतलब अगर दो फंक्शन मैंने ले लिए f(x) और g(x) और दोनों ही फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूस हैं, अगर f(x) और g(x) दोनों ही कंटिन्यूस हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट चारों के चारों x इक्वल्स टू a पर क्या होगा? कंटिन्यूस। यानी अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन किया जाए, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस बनेगा। लेकिन डिवीज़न के केस में हमें कुछ बोलना पड़ता है। however hx equals to fx upon gx will be continuous at x equals to a provided g of a। ये तो ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर hx जो है x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूस तभी होगा जब डिनोमिनेटर a पर जीरो ना हो रहा हो, है ना। अब प्रूफ बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे अपन पढ़ते थे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट। fx की लिमिट l है, gx की m है, तो fx प्लस gx की l प्लस m, fx माइनस gx की l माइनस m, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी थ्योरम क्या है? तो केवल कंटिन्यूटी केवल और केवल दो ही थ्योरम है, बाकी रिजल्ट्स हैं तो केवल यही दो थ्योरम हम डिफरेंशिएबिलिटी में भी पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 2 कहती है इफ fx is continuous at x equals to a and gx is discontinuous at x equals to a। मतलब एक फंक्शन a पर कंटिन्यूस हो, दूसरा डिसकंटिन्यूस हो, देन fx प्लस माइनस gx will be डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a। एक फंक्शन कंटिन्यूस हो, दूसरा डिसकंटिन्यूस हो, तो उनका सम और उनका डिफरेंस 100% उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होता है ना। इस रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मैंने सपोज कर लिया लेट fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a, let fx is continuous at x equals to a and gx is discontinuous at x equals to a। मैंने सपोज कर लिया कि fx तो a पर कंटिन्यूस है और gx जो है a पर डिसकंटिन्यूस है ना। और इनके सम फंक्शन को, अच्छा इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। fx प्लस gx को हमें क्या प्रूफ करना है? डिसकंटिन्यूस। तो हम लोग इसको कंटिन्यूस सपोज कर लेंगे। पहले तो हमने hx को सपोज कर लिया fx प्लस gx, है ना। तो जिस तरह से हम लोग प्लस साइन वाले का प्रूफ दे रहे हैं वैसे ही माइनस वाले का प्रूफ हो जाएगा, दोनों का प्रूफ सेम है तो कोई भी एक केस ले लिया। तो लेट hx इक्वल्स टू fx प्लस gx इज, हमें को hx को क्या प्रूफ करना है? ये डिसकंटिन्यूस होगा, है ना। तो हमने लेट कर लिया लेट hx इक्वल्स टू fx प्लस gx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a। मैंने सपोज कर लिया ये a पर कंटिन्यूस है। नाउ अब क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शन a पर कंटिन्यूस है? तो देखो एक तो fx a पर कंटिन्यूस है और दूसरा hx। नाउ fx एंड hx बोथ आर कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू। दो अलग अलग फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो थ्योरम 1 कहती है कि उनका डिफरेंस भी उसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। हेंस बाय थ्योरम 1 hx माइनस fx विल बी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a। अगर hx और fx दोनों कंटिन्यूस है तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ से देखिए जहाँ मैंने hx को डिफाइन किया था, hx माइनस fx क्या आ जाएगा? gx। दिस इम्प्लाइज gx विल बी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a।
इसका मतलब यार ये हुआ कि अगर हम एच एक्स को यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स को कंटिन्यूस मान के चलते हैं तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जी एक्स को ए पर कंटिन्यूस होना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था, जी एक्स जो है वो ए पर कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। तो ये क्या मिल गई, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है इस थ्योरम में। और कॉन्ट्रडिक्शन आने का मतलब ये है कि हमारी इनिशियल हाइपोथेसिस जो है वो गलत है। इनिशियल हाइपोथेसिस गलत होने का मतलब है कि हमने एच एक्स को कंटिन्यूस सपोज किया था, ये एक रॉन्ग हाइपोथेसिस है। इसका मतलब एच एक्स कैसा होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज एच एक्स विल बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। आ रही बात बच्चों समझ में। तो केवल दो थ्योरम आपको अपने माइंड में रखनी है, केवल यही दो थ्योरम हम डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ेंगे। रिपीट कर देते हैं कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स अलग अलग किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, जैसे एफ एक्स भी ए पर कंटिन्यूस है, जी एक्स भी ए पर कंटिन्यूस है, तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट चारों ए पर कंटिन्यूस। थ्योरम नंबर 2 कहती है कि अगर एक फंक्शन ए पर कंटिन्यूस है, दूसरा ए पर डिसकंटिन्यूस है, तो उनका सम और डिफरेंस 100% ए पर डिसकंटिन्यूस होता है ना। इन दो के अलावा दुनिया में कोई तीसरा रूल कंटिन्यूटी में नहीं है। समझ में आया क्या। तो इसके अलावा और कोई भी केस होगा तो वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूस है या नहीं, है ना। अब हम यहाँ पर कुछ नोट, कुछ रिजल्ट्स हम लिखाएंगे आपको, नोट, है ना। तो इसी पर्टिकुलर केस में however nothing definite can be said about product and quotient of functions in this case। यानी एक कंटिन्यूस है, दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो उनका सम और डिफरेंस तो 100% डिसकंटिन्यूस होता है। लेकिन अगर बात प्रोडक्ट की जाए या फिर बात कोशेंट की जाए तो हम स्पीचलेस हो जाते हैं। हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि क्या सिचुएशन आने वाली है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर प्रोडक्ट कंटिन्यूस होगा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, यानी डुअल नेचर होता है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो उसके लिए बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही करना पड़ेगा। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस मैसेज को क्लियर करना चाहूँगा, है ना। मैंने सपोज कर लिया लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स को एक्स ले लिया, जी एक्स को ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। और मैं एक्स इक्वल्स टू 0 पर बिहेवियर चेक करना चाहता हूँ। तो एक्स इक्वल्स टू 0 पर चेक करना, तो ये तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स तो पहले से ही कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 0। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ अपन जानते हैं ये हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है ना। तो ये कैसा है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। यानी कैसा केस मैंने लिया, एक फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा डिसकंटिन्यूस है ना। तो एक नया हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है, देयरफॉर इनका प्रोडक्ट फंक्शन एच एक्स ले लिया, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एच एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स डिसकंटिन्यूस है, तो एच एक्स कैसा होगा 0 पर। सॉरी। तो एच ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, एच ऑफ 0 प्लस, तो 0 के जस्ट आगे जाएंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखिएगा, तो 0 के जस्ट आगे हाइट कितनी आती है 0, तो एच ऑफ 0 प्लस भी 0 आ जाएगा। एच ऑफ 0 माइनस निकालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट की हाइट इंटीजर के किसी भी इंटीजर के जस्ट पीछे 1 होती है, तो ये वाला तो 1 को टेंड करेगा, लेकिन ये 0 बन जाएगा, तो ये भी 0। तो ये इस केस में अपन बोलेंगे ये जो हमने एच एक्स फंक्शन डिफाइन किया है, एच एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। आ रही बात बच्चों समझ में। तो अगर हम लोग 0 पर बात करें तो एच एक्स कैसा है, कंटिन्यूस है। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन एच एक्स को हम 1 पे निकालें, इसी फंक्शन को हम 1 पर बात करें, क्योंकि 1 पर ये भी कैसा है, ये जो फंक्शन है एक्स इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस है, और ये फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है। तो अब हम पहले हमने 0 पे चेक किया, अब हम 1 पर चेक करना चाहते हैं 1 पर क्या होगा एच एक्स। तो 1 पर जब निकालेंगे तो 1 पर x इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो 1 पर तो वैल्यू 1 पर वैल्यू तो 0 आ जाएगी, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। एच एक्स आपके पास वही है, एच एक्स है x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो एक बार x को 1 डाल दीजिए तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाएगा। 1 के जस्ट आगे जाएंगे तो इंटीजर के जस्ट आगे फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ की 0 होती है, 0 दे देगा।
वन के जस्ट पीछे आएंगे तो ये एक्स तो वन को टेंड करेगा और ये भी वन को टेंड, क्योंकि इंटीजर के जस्ट पीछे हाइट वन होती है, वन हो गई। तो यहाँ गड़बड़ हो गई, देखो राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है। तो एच एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि इनका जो प्रोडक्ट था वो 0 पे कंटिन्यूस आया, लेकिन जैसे ही पॉइंट चेंज किया तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूस आ गया। तो कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना? तो इट मीन्स हमें चेक करना ही पड़ेगा, उसके बिना हम कुछ नहीं बता सकते। एक और रिजल्ट है यहाँ पर। पहला मैंने थ्योरम लिया था जिसमें दोनों कंटिन्यूस थे। थ्योरम नंबर 2 में क्या लिया, एक कंटिन्यूस लिया, दूसरा डिसकंटिन्यूस लिया, है ना। अब थर्ड रिजल्ट में बोलेंगे कि अगर एफ एक्स दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, एफ एक्स भी ए पर डिसकंटिन्यूस है, जी एक्स भी ए पर डिसकंटिन्यूस है, देन नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशिएंट। यानी अगर दोनों ही फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है तो ना तो हम सम पर कमेंट कर सकते हैं, ना डिफरेंस पर, ना प्रोडक्ट पर, ना क्वोशिएंट पर। यानी पूरा क्वेश्चन चाहे सम हो चाहे डिफरेंस, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। तो रिजल्ट को लिख लेते हैं। इफ एफ एक्स and gx both are discontinuous at x equals to a, then nothing definite can be said about sum, difference, product, quotient of functions in this case। ठीक है ना। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, एफ एक्स ले लिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, एंड जी एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एफ एक्स ले लिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और जी एक्स ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट की। तो इसके प्रोडक्ट को हमने ले लिया है एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। इनके प्रोडक्ट फंक्शन की हम स्टडी करना चाहते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो एक बार हम इनकी स्टडी करेंगे एक्स इक्वल्स टू 0 पर, एक बार स्टडी करेंगे 1 पर। और आप पहले से ही जानते हैं 0 पर ये भी डिसकंटिन्यूअस है, एफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है, जी एक्स मतलब 0 1 दोनों इंटीजर हैं। तो 0 1 पर एफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है, जी एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है ना। चलिए कलेक्ट करते हैं डेटा। एच ऑफ 0 प्लस, एच ऑफ 0 प्लस 0 के जस्ट आगे इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट 0 जाता है। एच ऑफ 0 माइनस, 0 के जस्ट पीछे जाओगे, 0 के जस्ट पीछे फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ की हाइट 1 होती है, और 0 के जस्ट पीछे इंटीग्रल पार्ट की हाइट, इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी -1, समझ गए ना। तो 0 के जस्ट पीछे जाओगे तो फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ की हाइट इंटीजर पीछे 1 होती है, और स्लाइटली निगेटिव है तो इंटीग्रल पार्ट -1 आ जाएगा। तो ये दिख रहा है यार कि दिस इम्प्लाइज एच एक्स कैसा हो गया, एच एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी 0 पर तो ये डिसकंटिन्यूअस आ गया। अब हम बात करें 1 पर क्या होता है। तो एच ऑफ 1 प्लस, 1 के जस्ट आगे जाओ, तो 1 के जस्ट आगे जाएंगे, इंटीजर के जस्ट आगे फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ की हाइट 0 होती है। एच ऑफ 1 माइनस, 1 के पीछे देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ की हाइट तो 1 आएगी, लेकिन इंटीग्रल पार्ट वाला 0 दे देगा, तो ये भी 0 आ गया। और एग्जैक्ट 1 डालेंगे तो हर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो 1 पे कहानी देखो, तो 1 पर जो राइट हैंड लिमिट है वही लेफ्ट हैंड लिमिट है, वही फंक्शन की वैल्यू आ रही है। इट मीन्स दैट कि यही फंक्शन अगर 1 पर चेक किया जाए तो 1 पर कैसा आ रहा है, कंटिन्यूअस। तो एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो जैसे पॉइंट चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। आ रही है बात बच्चों समझ में? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसको हम लोग IBT भी बोलते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो देखिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इफ f is continuous on closed interval AB and fa not equals to fb, then for
any value c belongs to open interval fa, fb, there exists at least one number x naught belongs to open interval a, b such that f of x naught इक्वल्स टू c, है ना। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, बिल्कुल ही बेसिक सा स्टेटमेंट है, उतना ही बेसिक है जितना 2 + 2 = 4, है ना। ग्राफिकली भी डिस्कस करेंगे। थ्योरम में ये बोला गया इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए तभी ये ट्रू होगा। अगर मान लो उन्होंने सारी बात बोल दी और ये कंटिन्यूअस वाला सीन यहाँ से डिलीट मार दिया तो फिर ये ट्रू हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस है तब 100% होगा। इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी, मतलब एफ किस फंक्शन जो है ए से बी में कंटिन्यूस है और एंड पॉइंट पर हाइट सेम नहीं आ रही है, डिफरेंट हाइट आ रही है, देन फॉर एनी वैल्यू सी बिलोंग्स टू एफ ए टू एफ बी, यानी एफ ए से एफ बी के बीच में अगर आप कोई भी हाइट सी पिक करते हैं तो उस हाइट के करस्पॉन्ड डोमेन ए से बी में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहाँ पर फंक्शन वो हाइट अचीव करेगा, है ना। अगर ग्राफिकली समझाना हो तो मैं बना सकता हूँ ग्राफ। जैसे मैंने एक ग्राफ बना दिया समथिंग लाइक दैट, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा रैंडम, इसको ए बोल दिया मैंने, ये ए ले लिया, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, है ना। और ए पर वैल्यू क्या आ रही है एफ ऑफ ए, मतलब एक तरह से मैंने एक इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया, ये एफ ऑफ बी आ रही है। और ए से बी में देखिए फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है, ग्राफ में कहीं पर भी कोई जंप या कोई गैप नहीं, पेन की टिप रखिए एंड तक चले जाएंगे, कहीं टिप नहीं उठ रही है ना। अब थ्योरम कहती है कि अगर फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल में एफ ए से एफ बी वाला जो इंटरवल, इसमें आप कोई भी पॉइंट पिक कर लीजिए, जैसे एफ ए से एफ बी ये दिख रहा है ना, इसमें कहीं पर कोई पॉइंट सी मार्क कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि इसकी चॉइस के करस्पॉन्ड अब ये हाइट की कहाँ पर आ रही है, यानी ये हाइट किसी ना किसी पॉइंट पर जरूर अचीव होगी। तो आप यहाँ तक आइए ग्राफ पर, इसको ये ले आइए, तो जब हम x को x0 पुट करेंगे तो डेफिनेटली देखो ये हाइट c अचीव हो जाएगी, है ना। अच्छा अब यहाँ पर लिखा हुआ एटलीस्ट 1 पॉइंट, यानी कम से कम एक पॉइंट पर ही हाइट जरूर होगी। तो क्या एक से ज़्यादा भी हो सकता है? एटलीस्ट वर्ड क्यों यूज़ किया? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने अभी जो फंक्शन लिया है वो कैसा लिया है, 1 लिया है। लेकिन अगर हम मैनी वन फंक्शन ले लेते, है ना, कुछ रैंडम टाइप का, मतलब समथिंग लाइक दैट, चॉइस है अपनी, कुछ भी ले सकते हैं। इसको मैंने ए बोल दिया, है ना, और इस हाइट को मैंने बी बोल दिया, तो ये एफ ऑफ ए हो गया। और ये मतलब इसमें मैं ये तो मान के चल ही रहा हूँ यार कि एफ ए कम है एफ बी ज़्यादा है, खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एफ बी बड़ा होगा तो सी वहाँ पर सी एफ बी से एफ ए हो जाएगा, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादा फाइट वाइट करने का कोई इश्यू नहीं है। तो ए से बी में, है ना, अब देखिए एफ ए से एफ बी, इस इंटरवल में कोई पॉइंट सी पिक करिए, कर लिया पिक। अब ये देखिए ये हाइट सी कितने पॉइंट पर अचीव हो रही है, देखो एक पॉइंट ये, जब x को x1 डालेंगे तब अचीव हो जाएगी, x को x2 डालेंगे तब भी अचीव हो जाएगी, x3 डालेंगे तब भी अचीव हो जाएगी, है ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि कम से कम एक पॉइंट पर तो ऐसा जरूर होगा, क्लियर है ना। तो ये है आपकी IVT। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ लेते हैं। हाँ, नोट नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये थ्योरम ट्रू होने के लिए फंक्शन का क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होना बहुत ज़रूरी है। ट्रू तभी होगी जब कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो लिख लेते हैं कंटिन्यूटी थ्रू द इंटरवल a, b is necessary for the validity of this theorem। मतलब इस थ्योरम के ट्रू होने के लिए फंक्शन का क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना इंपॉर्टेंट है। यानी मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूँ जिसमें अगर फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में डिसकंटिन्यूस होता है तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर ये थ्योरम ट्रू हो। तो इसके फेवर में कुछ रैंडम सा कुछ ग्राफ बना लेते हैं, कुछ भी इंटेंशनली एक बीच में होलो सर्कल बना दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, है ना। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए
और ये बन जाएगा एफ ऑफ बी, सही है ना। अब देखिए ए से बी में ये फंक्शन जो है एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। अब सपोज करो यार मैंने ये हाइट सी इंटेंशनली यही हाइट पिक कर ली, अब बताओ ये हाइट तो इस पॉइंट पर अचीव होगी, लेकिन इस पॉइंट पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो सी हाइट है जो अभी मैंने पिक की है ये किसी भी एक्स पर अचीव नहीं होगी, यहाँ पर थ्योरम ट्रू नहीं हो पाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मूव करते हैं आगे। अच्छा, अब हम एक आपसे ही क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है तो ऐसा होगा, मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट है। थोड़ा सा रुक कर सोचिए, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा? कन्वर्स ट्रू होने का मतलब है कि अगर मैं एफ ए से एफ बी में कोई भी पॉइंट सी पिक करूँ, है ना, और हर पॉइंट की चॉइस के करस्पॉन्ड डोमेन में कम से कम एक पॉइंट ऐसा हो जहाँ पर यह हाइट अचीव हो रही है ना, तो क्या इस बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से बी के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा? मतलब अगर ये अवेलेबिलिटी हो तो क्या हम रिवर्स प्रिडिक्शन कर सकते हैं? कंटिन्यूस है तो ऐसा होगा, ये तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो क्या 100% कंटिन्यूस होगा? मैं बोलूँगा नो, है ना। तो नोट नंबर 2 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स ऑफ IBT, कन्वर्स ऑफ IBT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे भी ग्राफ बना सकता हूँ जिसमें एफ ए से एफ बी वाले किसी भी चॉइस को पिक किया जाए और डोमेन के कम से कम एक पॉइंट पर वो हाइट अचीव हो रही हो, तो जरूरी नहीं कि फंक्शन पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस हो, क्योंकि वो रेंज तो हम किसी छोटे इंटरवल में अचीव करा सकते हैं। तो इसके फेवर में मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, है ना। समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे एक हॉलो सर्कल बना दिया। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना रहे, जरूरी नहीं जो मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाया, बस अपना जो हम शो करना चाहते हैं वो होना चाहिए। इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट। अब आप देखिए, जैसे एफ ए से एफ बी के बीच कोई पॉइंट पिक लिया, आप ये पॉइंट पिक करेंगे तो भी देखो डोमेन में पॉइंट आ रहे हैं, आपने ये वाला पॉइंट पिक किया तो इसके लिए भी एक पॉइंट मिल रहा है। तो एफ ए से एफ बी के बीच कोई पॉइंट लेते हैं, आपको पॉइंट मिल रहा है उसके लिए डोमेन में ए से बी के बीच में। लेकिन क्या फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूस है? ना, नहीं है, क्यों? 0 पे डिसकंटिन्यूटी है। देखिए फंक्शन वाला डिक्रीज कर रहा था, फिर गैप आ गया, फिर ऊपर से फंक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो IBT का IBT का कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस थ्योरम को हम एक और डिफरेंट फॉर्म में पढ़ते हैं, जिसको आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा और इवन यूज़ भी किया होगा। तो यहाँ 12th में भी इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो नोट नंबर 3, इफ fx is continuous in क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अच्छा, वहाँ पर हम ये टर्म यूज़ नहीं करते थे एफ एक्स कंटिन्यूस। तो याद करिए, क्वाड्रेटिक जब पढ़ाया गया था आपको, जो लोकेशन ऑफ रूट के बाद ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूस नहीं बोलते, वहाँ पर बोलते थे एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसकी पी पर वैल्यू पॉजिटिव है, क्यू पर वैल्यू निगेटिव है, तो पी से क्यू के बीच में कम से कम एक रियल रूट आएगा, बोलते थे क्या। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड if fa comma fb are of opposite sign, then there exists at least one point c belongs to open interval a comma b such that fc equals to 0, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, जैसे a पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, b पर वैल्यू निगेटिव आ रही है। आप ऐसे सपोज कर लें, जैसे ये a है, a पर वैल्यू पॉजिटिव है और b पर वैल्यू निगेटिव है। अब ग्राफ को एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस तक ट्रैवल करना है ना, और फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कम से कम एक कट तो लगाई गई, हो सकता है अगर सीधे निकल गया तो यहाँ पे कट करेगा,
और ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उसके उतने ही रूट होते हैं। हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमा, क्योंकि मैंने लिखा एटलीस्ट बन रही है, एटलीस्ट का रूट का मतलब होता है कि हो सकता है कि पहले नीचे आ गया, ऐसे गया, तो डिपेंड करता है, वो किसी भी तरह से जा सकता है। अगर वह स्ट्रेट निकल गया तो एक रूट आएगा, और वो इस मैक्सिमम मिनिमा लेकर जा रहा है तो 3 रूट भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, है ना। मोर प्रिसाइसली इस केस में नंबर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं, ऑड नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं, ऑड, है ना। अब कुछ समझदार बच्चे जो है क्लास के बाद एक क्वेश्चन ये लेके आते हैं, सर आपने ऑड बोला था, अगर मैं कुछ इस तरह की शैतानी कर दूँ, मतलब बच्चे शैतान होते हैं, तो वो कहते हैं कि सर अगर मैं कुछ इस तरह की शैतानी कर दूँ, किस तरह की, डिक्रीज़ करने में नीचे ले गए और यहाँ पे टच करा के ले आए, अब बताओ सर अब कितने रूट आ रहे हैं। वो कहता है सर एक ये और एक ये, 2 ही रूट तो आ रहे हैं, आपने तो ऑड लिखा है नोट्स में ना। आप ध्यान से देखिए ग्राफ यहाँ पर एक्सिस को टच कर रहा है ना। टचिंग रूट को हम सिंगल रूट काउंट नहीं करते, टच कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रूट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे केस में इसको हमेशा इवन रूट काउंट करते हैं। इवन नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर कैसे होंगे, इवन होंगे, पॉइंट ऑफ जहाँ पे टच कर रहा है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर इवन है और एक ये है, तो ओवरऑल रूट्स कितने हो जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ रूट्स। आ रही बात समझ में। लेकिन यहाँ पर जो हमने रिजल्ट पढ़ा है इसमें भी देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कंटिन्यूअस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस होगा, ग्राफ में कोई जंप है, गैप नहीं है, तब तो ट्रू है। लेकिन मैं ऐसे भी ग्राफ बना सकता हूँ जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस अगर है और एफ ए एफ बी का साइन अपोजिट है, तो ज़रूरी नहीं कि उनके बीच में रूट एग्जिस्ट करे। तो ऐसा भी एक ग्राफ बना लेते हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ ऐसा ले लिया, ठीक है ना, और ये कुछ इस तरह का ले लिया, सॉरी ये कुछ ऐसा ले लिया, है ना, और मैंने इसको ले लिया ए और इसको ले लिया बी। अब देखिए ए से बी के बीच में अगर आप देखो तो आप बोलो सर 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, और ए पर वैल्यू कैसी है, अरे नेगेटिव, ए पर एफ ऑफ ए नेगेटिव नंबर है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव नंबर है। तो क्या ए से बी के बीच में कोई रूट आ रहा है, क्या ए से बी के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, ऑब्वियसली बात है फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता तो कम से कम एक कट जरूर लगाता ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हियर एफ ए एंड एफ बी, हियर एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइन, इनका साइन अपोजिट है, बट एफ एक्स इक्वल्स टू 0 does not have any real solution because fx is discontinuous in open interval ab, है ना, डिसकंटिन्यूअस है इसलिए ये ट्रू नहीं है। चलिए अब मूव करते हैं इसी आईबीटी की एक और जनरलाइज्ड फॉर्म की तरफ। इसको एक और अच्छे तरह से हम कैसे बोल सकते हैं, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट, इसको जनरली हम टेस्ट पेपर में यूज़ कर लेते हैं नए क्वेश्चंस बनाने में। इफ़ एफ एक्स इज, स्टेटमेंट लिख लें आप लोग, इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, if fx is continuous in closed interval ab, then there exists some c belongs to open interval ab such that where f of c equals to lambda 1 fa plus lambda 2 fv upon lambda 1 plus lambda 2, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर है ना। तो यही आईबीटी का एक दूसरा फॉर्म हो गया। आप ऐसे समझिए इसको, हमने कोई भी रैंडम सा ग्राफ बना लिया है ना, ये ए है और ये बी है। तो ए पर फंक्शन की हाइट क्या मिल रही है, एफ ऑफ ए, बी पर फंक्शन की हाइट क्या मिल रही है, एफ ऑफ बी। और अब एफ ए से एफ बी के बीच में हमने कोई भी पॉइंट सी पिक किया है ना। और जो अच्छा इसको देख के एक सेक्शन फॉर्मूले की फील आ रही है ना, है ना। और ये सेक्शन फॉर्मूला जो है मतलब किस रेशियो में एफ एस टू एफ बी को डिवाइड कर रहा है, ऊपर से लैम्डा 1 नीचे से लैम्डा 2। यानी अगर हम एफ ए और एफ बी को किसी भी रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेंगे, ये एक्चुअली क्या एफ ए और एफ बी का इंटरनल डिवीजन है।
और इंटरनल डिवीज़न वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा डेटा के बीच में लाई करता है ना। तो सी का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, λ1 FA प्लस λ2 FB अपॉन λ1 प्लस λ2। यानी FA और FB को हम इंटरनली किसी भी रेशियो में डिवाइड करें, 1:2 में करें, 2:3 में करें, तो जो भी डेटा आएगा वो इसी इंटरवल के अंदर आएगा। और अगर इस इंटरवल के अंदर है तो 100% फिर IVT लग जाएगी। तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पर फंक्शन ये वाली हाइट अचीव करेगा, या फिर आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको सी मत बोले क्योंकि मैंने तो एक्चुअली सी इसको बोला है, तो आप भी सी को बोल दें। हमने ये वाला पॉइंट पी पिक कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट ये है, तो यहाँ पर फंक्शन ये वाली हाइट अचीव करेगा, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, हम हो सकता है अर्थमेटिक मीन भी ले सकते हैं। FA और FB का अर्थमेटिक मीन भी बीच में लाई करेगा, ज्योमेट्रिक मीन भी ले सकते हैं, इवन हार्मोनिक मीन, क्योंकि मीन हमेशा डेटा के अंदर लाई करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे। अब इसके बाद एक थ्योरम आती है आपकी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए क्या है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ f is continuous, if f is continuous on closed interval AB, then f takes a least value small m and greatest value कैपिटल M ऑन दिस इंटरवल, है ना। स्टेटमेंट पढ़िए, थोड़ा खुद ही फील आ जाएगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, तो उस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी अचीव होगी, यानी कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू जरूर आ रही होगी उसी इंटरवल में, और कहीं ना कहीं या किसी ना किसी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू भी ले रहा होगा, यानी मिनिमम वैल्यू भी अचीव करेगी और मैक्सिमम वैल्यू भी अचीव करेगी। लेकिन होगा तभी जब फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस, है ना। तो थोड़ा ग्राफ से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने एक इस तरह का ग्राफ बना लिया, समथिंग लाइक दैट। इस पॉइंट को A बोल दिया, इसको B बोल दिया। अब देखिए A से B तक फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, कोई जंप और गैप नहीं दिख रहा है। अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं C बोलूँ तो यहाँ पर देखो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है और यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इस मिनिमम वाले पॉइंट को C बोल दिया, मैक्सिमम वाले पॉइंट को क्या बोल दिया, D। यानी फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू C पर ले रहा है और मैक्सिमम वैल्यू M पर ले रहा है, D पर ले रहा है ना। अच्छा, एक अगर मैं दूसरा ग्राफ बना, ये जरूरी नहीं कि मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा इंटरवल के बीच में आए, ये भी हो सकता है ये एंड पॉइंट पर भी आ सकते हैं, है ना। और ऐसा भी हो सकता है एक एंड पॉइंट पर आए, एक इंटरवल के अंदर आ जाए, डिपेंड करता है आप ग्राफ कैसा बना रहे। जैसे अगर मैं ऐसा ग्राफ बना लूँ, मैंने इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया। अब देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, यही मिनिमम वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, x = A पर आ रही है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इंटरवल के अंदर आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू अंदर आ रही है और मिनिमम वैल्यू जो है वो लेफ्ट एंड पॉइंट पर आ रही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रू तभी है जब फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस होना इंपॉर्टेंट है, ये है तभी ट्रू है। तो इसमें भी एक नोट लिख लेते हैं, मतलब ये कब ट्रू नहीं होगा, तो लिख देते हैं कंटिन्यूटी इज necessary for the extreme value theorem। कंटिन्यूटी एक नेसेसरी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम इसके फेवर में ग्राफ बना लें, इसको समझने के लिए एक कुछ इस तरह का ग्राफ बना लिया मैंने, एक एसिम्पटोट ले लिया, समथिंग लाइक दैट। इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, और इस पॉइंट को जहाँ पर गैप आ रहा है ग्राफ में उसको क्या बोल दिया, C। तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अब देखिए कि अब फंक्शन में देखो मिनिमम वैल्यू तो मिल रही है, फंक्शन में मिनिमम वैल्यू ये एंड पॉइंट, लेफ्ट एंड पॉइंट पर आ रही है, लेकिन क्या फंक्शन मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फंक्शन में C पर क्या आ गई, डिसकंटिन्यूटी। C इंटरवल के बीच का पॉइंट है, लेकिन अगर यही फंक्शन कंटिन्यूअस होता, सपोज करो ग्राफ को हम ऐसा बना दें, तो यार मिनिमम भी आ जाएगा, मैक्सिमम भी आ जाएगा। लेकिन नहीं, ग्राफ ऐसा है नहीं, फंक्शन के ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी है। तो फिर अगर डिसकंटिन्यूटी है फिर तो इसका मतलब मिनिमम एग्जिस्ट करेगा लेकिन मैक्सिमम एग्जिस्ट
नहीं करेगा, यानी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम होल्ड नहीं करेगा। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है एक्सट्रीम मीन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं, एक छोटे सा 1-2 पॉइंट बचे हैं तो वो भी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस, properties of function continuous in closed interval a b। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होता है तो कौन कौन से रिजल्ट फैमिली अपन यूज़ कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इफ़ अ फंक्शन is continuous on a closed interval a b। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है देन इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल a b। तो पहला रिजल्ट तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होता है तो 100% उस इंटरवल में बाउंडेड होना पड़ेगा। बाउंडेड इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि जस्ट अभी हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है तो उसमें उसकी मिनिमम वैल्यू भी मिलती है और मैक्सिमम भी मिलती है। तो मिनिमम भी एग्जिस्ट करता है और मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करता है। तो जब मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 5 है, तो रेंज उसकी क्या गई 2 से 5, तो फंक्शन कैसा हो गया बाउंडेड, है ना। फंक्शन को बाउंडेड कब नहीं बोलेंगे, फंक्शन बाउंडेड हम तब नहीं बोलते जब उसकी रेंज में या तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा हो या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल में तो अपन बोलेंगे उसमें एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम होल्ड करेगी, यानी मिनिमम भी मिलेगा और मैक्सिमम भी मिलेगा, यानी फंक्शन को कैसा होना पड़ेगा बाउंडेड होना पड़ेगा, है ना। तो अगर कंटिन्यूस है तो बाउंडेड होगा, लेकिन इसका कन्वर्स बात करें अगर बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, है ना। तो जैसे ग्राफिकली अगर समझना हो तो कुछ ग्राफ बना लेते हैं। तो जैसे मैंने ये कुछ ऐसे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा टाइप का बना लिया, तो जैसे ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो ए से बी में देखिए फंक्शन कंटिन्यूस है और बाउंडेड भी है। बाउंडेड क्यों? क्योंकि देखो मिनिमम वैल्यू यहीं पर आ गई है और मैक्सिमम यहाँ पर आ गई, ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस भी है एंड बाउंडेड भी है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल लिया था। अगर हम कुछ इस तरह का फंक्शन ले लें, ये a है और ये b है, तो a पर हाइट f ऑफ a आ रही है और b पर हाइट क्या आ रही है f ऑफ b, तो a से b तक फंक्शन कंटिन्यूस है और बाउंडेड भी है। मतलब ये दोनों एग्जांपल एक ही टाइप के, कंटिन्यूस और बाउंडेड, है ना। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन को हमने ले लिया आपका डिसकंटिन्यूस, मतलब कुछ गैप ऐप बना दिए, ये ऐसे ले लिया और इसी के ऊपर से ये स्टार्ट कर दिया, है ना। अब इसको मैंने a बोल दिया और इसको मैंने b बोल दिया, तो f ऑफ a ये आ जाएगा और f ऑफ b ये आ जाएगा, है ना। अब ये फंक्शन कैसा, फंक्शन तो बाउंडेड है क्योंकि f ऑफ a भी फाइनाइट नंबर है, f ऑफ b भी फाइनाइट नंबर है, फंक्शन बाउंडेड है। लेकिन क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? नो, कंटिन्यूस नहीं है। बाउंडेड बट नॉट कंटिन्यूस, बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बट नॉट कंटिन्यूस ऑन ए बी, है ना। तो कंटिन्यूस है तो बाउंडेड होगा, लेकिन बाउंडेड है तो जरूरी नहीं वो कंटिन्यूस भी हो। नेक्स्ट पॉइंट था आपका अ कंटिन्यूस फंक्शन whose domain is some closed interval must have its range also in closed interval। मतलब हमने बात किया है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूस है ना, जिसकी डोमेन एक कंटिन्यूस फंक्शन जिसकी डोमेन क्लोज इंटरवल में है, मतलब किसी कंटिन्यूस फंक्शन को अगर हम किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन करें तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रेंज भी क्लोज इंटरवल में आएगी। जैसे आप ऊपर वाला अगर आप देख लें, ये कंटिन्यूस फंक्शन है और डोमेन इसकी क्या, क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसकी रेंज क्या रही है, रेंज आएगी स्मॉल m से कैपिटल M, ये रेंज आ जाएगी इसकी। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इन्हीं थ्योरम पर बेस्ड